हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, हाउ द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज रेगुलेट। इफ़ वी टॉक अबाउट रेस्पायरेशन, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि रेस्पायरेशन इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। कुछ हद तक वॉलेंटरली भी हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे योगा एक्सरसाइजेज है। एज पर डिमांड ऑफ द बॉडी रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ भी सकती है एक्सरसाइज के दौरान, स्ट्रेस के दौरान, व्हेन वी परफॉर्म हैवी लोड ऑफ वर्क। सो ब्रीदिंग जो है दैट इज वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री। जो नॉर्मल इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग है that is controlled by medulla oblongata and pons. Involuntary breathing is controlled by medulla oblongata and pons. Actually these are parts of हाइंड ब्रेन। मेडुला एंड पोन्स हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं और इनमें रेस्पायरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट हैं जो नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करेंगे। वॉलेंट्री ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज पार्ट ऑफ सेरिब्रम एंड विच इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है उसको हम कहेंगे सेरिब्रम। एंड सेरिब्रम इज हैविंग डिफरेंट लॉब्स और उन लॉब्स में अलग अलग एरियाज हैं विच कंट्रोल डिफरेंट प्रोसेस। सो सेरिब्रम कंट्रोल वॉलेंट्री ब्रीदिंग। अगर हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी मीन्स ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है। वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन बहुत थोड़े टाइम के लिए पॉसिबल हो पाता है। थोड़े टाइम के लिए अपनी जो ब्रीद है उसको होल्ड करके रख सकते हैं। और रेस्पायरेशन को रेगुलेट करने के लिए दो मैकेनिज्म, एक तो न्यूरल मैकेनिज्म है, नर्व फाइबर्स हैं जिनके थ्रू रेस्पायरेशन कंट्रोल होगा ब्रेन के थ्रू। दूसरा केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैकेनिज्म है। सर्टेन कीमो रिसेप्टर्स आर देयर जो हाइड्रोजन आयन है या कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रेस्पायरेशन को रेगुलेट करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो रेस्पायरेशन है वी कैन मॉडरेट रेट ऑफ रेस्पायरेशन एज पर डिमांड ऑफ बॉडी। हम रेस्पायरेशन की रेट को चेंज कर सकते हैं एज पर डिमांड ऑफ द बॉडी। जैसे नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में रेट ऑफ रेस्पायरेशन नॉर्मल रहेगा 12 to 16 टाइम पर मिनट। एक्सरसाइज है या हैवी लोड ऑफ वर्क है या टेंशन है उस दौरान रेट ऑफ रेस्पायरेशन इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जैसे ही बॉडी की कंडीशंस नॉर्मल होंगी रेट ऑफ रेस्पायरेशन अगेन शिफ्ट बैक टू नॉर्मल। इसके अलावा जो नॉर्मल रेस्पायरेशन है, नॉर्मल ब्रीदिंग है दैट इज इनवॉलेंट्री और उसको कंट्रोल करेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। जो वॉलेंट्री रेस्पायरेशन है जैसे योगा एक्सरसाइज है, वॉलेंट्री रेस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, राइट। अब रेस्पायरेशन दो तरीके से रेगुलेट हो सकती है, वन इज न्यूरल कंट्रोल, सेकंड इज केमिकल कंट्रोल। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल क्या है? न्यूरल कंट्रोल के लिए दो सेंटर हैं, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा में और दूसरा पोन्स में। एक प्रेजेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा में और दूसरा कहाँ है? पोन्स में। सपोज ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है पार्ट ऑफ ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्या प्रेजेंट है? रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ये हमारा रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर है। रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन। दिस इज द मेन सेंटर जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन को कंट्रोल करेगा। और जब मेडुला ऑब्लोंगेटा से सिग्नल जाएगा, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर से सिग्नल जाएंगे किसके पास? डायाफ्राम की मसल्स के पास और रिब्स की मसल के पास। सो डायाफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल विल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा प्रोसेस होगा? इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। मीन्स फॉर इनहेलेशन नर्वस सिग्नल इज रिक्वायर्ड। क्या कहा है हमने? रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर मेन सेंटर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है और मेनली ये रेट ऑफ रेस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। इस सेंटर से नर्व फाइबर के थ्रू सिग्नल जाएगा फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ द रिब्स।
इसकी वजह से दोनों डायाफ्राम और रिब्स का मूवमेंट होगा, प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन होगा। लेकिन जब ये सेंटर सिग्नल नहीं देगा, किसको सिग्नल नहीं देगा? डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे? अपनी पुरानी पोजीशन पर, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाएंगे। कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सेलेशन। पहला पॉइंट जो आपको समझ के लर्न करना है, इनहेलेशन रिक्वायर न्यूरल सिग्नल। नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं अभी हम। नॉर्मल इनहेलेशन रिक्वायर न्यूरल सिग्नल फ्रॉम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आपको ध्यान रखना है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे गेट स्टिमुलस। तो यहाँ पर जो स्मूथ मसल्स हैं डायाफ्राम की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ द रिब, कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी? जब उन्हें सिग्नल मिलेगा। और जब सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगी? रिलैक्स। और कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सेलेशन। नॉर्मल एक्सेलेशन डू नॉट रिक्वायर एनी न्यूरल सिग्नल फ्रॉम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या कह रहे हैं? इनहेलेशन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सिग्नल देगा डायाफ्राम एंड रिब्स को। एक्सेलेशन के दौरान ये कोई सिग्नल नहीं देगा, यानी कि नॉर्मल एक्सेलेशन में नर्व सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन को मॉडरेट करना है तो यहाँ पर फंक्शन रहेगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है पोन्स रीजन में प्रेजेंट है। ये मेडुला के ऊपर जो है, इधर पोन्स रीजन प्रेजेंट होता है। और 1 मिनट, व्हाट इज हैपनिंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए, ये पोन्स रीजन है। पोन्स रीजन में क्या प्रेजेंट होगा? पोन्स रीजन में प्रेजेंट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। सो जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर से सिग्नल मिलेगा, किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी किसको सिग्नल देगा? किससे सिग्नल लेगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो पोन्स रीजन में प्रेजेंट है। पोन्स ऑफ द ब्रेन इज हैविंग respiratory rhythm center. Pons of the brain is having pneumotaxic center. Respiratory rhythm center medulla में है, पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। तो जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर से सिग्नल मिलेगा, किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, तो इनहेलेशन की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो पोन्स रीजन में प्रेजेंट है, इट विल रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम होने से क्या होगा कि जो ब्रीदिंग साइकिल है वो छोटी होगी और नंबर ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट क्या होंगी? ज़्यादा। तो ये न्यूरल कंट्रोल है। बेसिकली 2 सेंटर का काम है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो मेन सेंटर है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की एक्टिविटी को मॉडरेट कौन? सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दैट इज़ हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H ion and CO2 and is least sensitive to O2. Chemosensitive area. Chemosensitive area means area which are highly sensitive to chemicals. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के ही पास में क्या प्रेजेंट होता है? कीमोसेंसिटिव एरिया। और ये एरिया डिटेक्ट कर सकता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ब्लड में CO2 ज़्यादा है, H आयन ज़्यादा है, इट विल गिव सिग्नल टू कीमोसेंसिटिव एरिया एंड कीमोसेंसिटिव एरिया विल सेंड सिग्नल टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड एज पर डिमांड ऑफ द बॉडी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इंक्रीज्ड विद द रिजल्ट लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज एक्सपेल्ड आउटसाइड। इसके अलावा कीमो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, ब्रेन के अलावा। आयोर्टिक आर्च क्या होती है? हार्ट से जो ऑर्टा निकलती है, ये हम सर्कुलेशन में आई थिंक थोड़ा 10th में पढ़ा होगा। ये हमारा हार्ट है, ये इस तरीके से, सॉरी डायग्राम। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल अराइज होती है जिसका नाम है आयोर्टा। अब जो आयोर्टा है ये अराइज होने के बाद यहाँ से एक आर्च लेगी, टर्न लेगी और फिर नीचे की तरफ जाएगी।
तो ये जो टर्न लिया है इसने, इसको हम कह रहे हैं आयोर्टिक आर्च। और आयोर्टिक आर्च की वॉल में क्या प्रेजेंट है? ऑर्टिक बॉडीज। इसी तरह कैरोटिड आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज क्या है? दीज आर द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन। कैरोटिड आर्टरीज की वॉल में और ऑर्टिक आर्च की वॉल में क्या प्रेजेंट है? chemoreceptors, and these chemoreceptors again are highly sensitive to CO2 and H ion। तो ध्यान रखना, एक तो कीमोसेंसिटिव एरिया मेडुला ओब्लोंगेटा में है जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज कन्वे करेगा। इसी तरह कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ऑर्टिक आर्च में, यानी कि जब हार्ट से ब्लड पंप आउट होगा तो वो डिटेक्ट कर सकता है कि ब्लड में CO2 ज़्यादा है या नॉर्मल है। H आयन को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसी तरह जब ब्लड में ब्रेन जाएगा तो कैरोटिड आर्टरीज की वॉल में भी क्या प्रेजेंट है? कीमो रिसेप्टर्स जो हाईली सेंसिटिव हैं CO2 एंड H आयन के लिए। दे कैन डिटेक्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन एंड CO2 और सिग्नल किसको देंगे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेंज होती रहती है। Oxygen in regulating rate of respiration is quite insignificant. What does this line mean? कि अगर हम क्वेश्चन पूछें कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस कब? जब बॉडी में CO2 ज़्यादा है या O2 कम है? आप बोलेंगे एक बात है, नो। जब बॉडी में CO2 ज़्यादा है, दिस हाई CO2 इज डिटेक्टेड बाय कीमो रिसेप्टर्स, chemosensitive area, and with the result rate of respiration increases. These chemosensitive area are not highly sensitive to oxygen। यही वजह है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन नहीं बढ़ती है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन कब इंक्रीज होगा? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉट व्हेन देयर इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होता है कि कई बार कुछ पर्सन्स जो हैं पानी में जाने से पहले वो सोचते हैं, कंपटीशन करते हैं कि हम कितनी देर वाटर के अंदर रह सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक्सेल करके जाते हैं, बार बार फोर्सफुली एक्सेल करेंगे और फिर पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं। तो क्या होगा कि बार बार एक्सेल करने से बॉडी में CO2 का लेवल काफ़ी हद तक नीचे चला जाता है। अब जब वो पानी के अंदर जाएंगे तो धीरे धीरे उनकी बॉडी में अभी CO2 का लेवल काफ़ी कम है, लेकिन जब वो वाटर के अंदर हैं, लगातार वो ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे बॉडी में कम होने लगेगा। लेकिन हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो ऑक्सीजन कम लेवल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो ये सिग्नल नहीं दे रहे हैं बॉडी को, हमारी ब्रेन को, कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। यही वजह है कि पर्सन को कोई डेंजर नहीं फील होता है। क्यों? क्योंकि अभी उसकी बॉडी में CO2 का लेवल ज़्यादा नहीं हुआ है, और ये कम CO2 उसके लिए डेंजरस हो सकती है। क्यों? क्योंकि CO2 कम है, अभी ज़्यादा नहीं है, तो ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है बॉडी में या CO2 ज़्यादा है, सफोकेशन फील नहीं होगी। मीनवाइल ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा, और इसकी वजह से पर्सन जो है वो जज नहीं कर पाएगा कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम है, और वो पानी के अंदर ही रह जाएगा, एंड दिस माइट लीड टू डेथ। तो सच टाइप ऑफ एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड। कब रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगी? जब बॉडी में CO2 ज़्यादा है, ना कि कब जब बॉडी में ऑक्सीजन कम है।